Hello students, this is our final lecture for the chapter कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन के चैप्टर के लिए ये हमारा लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था शीत युद्ध के दायरे एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर, और हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से पूरी जो दुनिया थी, पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी, वो दो ध्रुवों में, दो गुटों में, टू पोलर्स में बढ़ती जा रही थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से जो टू सुपर पावर्स थी, अमेरिका और यूएसएसआर थे, अमेरिका और सोवियत संघ थे, वो किस तरह से उनमें एक आर्म रेस हो रही थी, हथियारों की होड़ लग गई थी, किस तरह से उन्होंने वो परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स और कई और घातक तरह के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस युद्ध को, ये जो कोल्ड वॉर थी, ये वर्ल्ड वॉर में नहीं बदली थी। उसके कुछ रीज़न्स थे जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, वो थे डेटरेंस थे, और इस चीज़ को रोकने के लिए नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष देशों के नेता का काफ़ी अच्छा रोल था, और यूएनओ का हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी अच्छा रोल था कि ये जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर थी, ये वर्ल्ड वॉर में चेंज नहीं हुआ था। तो इन सब कोशिशों की वजह से जो टू सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जो दो महाशक्तियाँ थी, उनको भी ये महसूस हुआ कि अगर इसी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स या कोई ऐसे घातक हथियार बनते रहे तो वो पूरी पृथ्वी पर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे ह्यूमन जो जाति है हमारी, उसके लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ बनाई, कुछ संधियां की, जिसमें क्या था, सीमित परमाणु परीक्षण संधियां बनाई, समझौते किए, जिसमें क्या था, ये जो परमाणु हथियार थे उनको बनाने पर या फिर उनको ख़त्म करने पर संधियां की गई। मैं इसके बारे में आपको, यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons। अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। अब ये संधियां कौन सी थी? इन संधियों को करने की शुरुआत हुई 1960s में। तो सबसे पहली संधि जो थी वो थी LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी थी NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। और तीसरी थी ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो ये इसके अलावा, इन संधियों के अलावा, इन दोनों पावर्स ने क्या किया, ये टू सुपर पावर्स थी, इन्होंने और भी ट्रीटीज़ आगे चल के साइन की, और इनके ऊपर काफ़ी टॉक्स, मतलब इनकी बातचीत हुई कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और जो ये होड़ लगी हुई है, इन हथियारों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा ट्रीटीज़ के बारे में, ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैलेंज टू बाईपोलैरिटी, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, ये उन कंट्रीज़ के द्वारा चलाया गया था जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके जो कुछ देश थे जो काफ़ी टाइम से क्या थे, कॉलोनीज़ बने हुए थे। जैसे कि हमारा भारत था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बना हुआ था। तो गुलाम देश थे, ये गुलामी से आज़ाद हुए थे अभी अभी। तो इन देशों को क्या था, इन देशों को अपने देश की डेवलपमेंट करनी थी, इकनॉमिक ग्रोथ करनी थी, काफ़ी सारे रीजंस थे जिस वजह से ये जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी हमारे सामने आई। और पूरी दुनिया के जो देश थे, दो जिनको टू वर्ल्ड कहा गया था, ये इसको थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना गया। इसकी जो जड़ें थी, नैम की जो जड़ें थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो रूट्स थी, वो कहाँ पर थी? 3 लीडर्स थे यूगोस्लाविया के, जोसेफ ब्रॉज टीटो थे, और इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
और इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर थे। तो इनकी दोस्ती थी, इनकी दोस्ती में इसकी जड़ें थी। इन्होंने एक मीटिंग की 1956 में, एक बैठक की अपनी ज़रूरतों को लेकर। तो इस मीटिंग, ये जो इनकी मीटिंग की गई थी, इसका बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सपोर्ट किया इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एंड क्रूमा ने। तो इन्होंने ज़ोरदार समर्थन किया इस मीटिंग का, जिस वजह से ये जो 5 थे, जो पीछे अभी हमने 3 पढ़े हैं और दो ये जो लीडर्स थे, इनको किसके नाम से जाना गया? दीज लीडर्स केम टू नोन एज फाउंडर्स ऑफ नैम। ये जो लीडर्स थे, इनको गुट निरपेक्षता के संस्थापक कहा गया आगे चल के। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता बनाया। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने का कारण क्या था? इसके कुछ कारण थे, जैसे कि एक तो ये 5 की 5 कंट्रीज़ एक दूसरे को क्या करती थी? सहयोग करती थी, कोऑपरेट कर रही थी, कोऑपरेशन की इनकी नीति थी। दूसरा था कि ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन्स, जो शीत युद्ध था उसका प्रसार काफ़ी बढ़ता जा रहा था और एक माहौल जो था पूरी दुनिया में काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो इसके जो बढ़ते हुए दायरे थे, इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा? नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करनी पड़ी। थर्ड रीज़न था कि अफ्रीका की 16 नए जो देश थे, अफ्रीकन 16 न्यू कंट्रीज़ जो थी, वो यूएनओ की मेंबर बनी, इनका उदय हुआ। ये भी नव स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र अमेरिकी देश थे जो जिनका उदय हुआ। तो ये भी क्या थे? यूएनओ के सदस्य बने। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से नैम को बनाया गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू की गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। तो इसकी जो पहली मीटिंग थी, नैम की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी, वो 1961 में बेलग्रेड में हुई। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, कैपिटल है। 1961 में और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 25 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2016 में इसकी 17th कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 120 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और 15 कंट्रीज़ जो थी वो ऑब्जर्वर थी। मतलब इसके मेंबर्स 120 हो चुके थे इस कॉन्फ्रेंस ने, और इन 15 कंट्रीज़ ने ऑब्जर्व किया था इनकी मीटिंग को। और धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस आए। जैसे शुरुआत में क्या था, नैम किस लिए बनाया गया था? अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, और जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसको रोकने में सहायता करने के लिए ये बनाया गया था। तो धीरे धीरे करके इसका रूप चेंज होता गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बढ़ता गया आगे ही आगे। इसमें 1-2 हमने वर्ड्स पढ़े हैं, पृथकतावाद और आइसोलेशन जिसको कहा जाता है। दूसरा था तटस्थता, न्यूट्रलिटी। जो पृथकतावाद होता है उसका मतलब होता है आइसोलेट कर लेना, अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेना बाकी दुनिया से। तो जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, कई लोगों ने इसकी आलोचना की नैम की, कि जो नैम की कंट्रीज़ हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये आइसोलेट हो चुके हैं, ये पूरी दुनिया से कट चुके हैं। लेकिन इसके फेवर में बाकी इन गुट निरपेक्ष देशों ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये देश आइसोलेशन में चले जाते, पृथकतावाद का रास्ता अपना लेते, तो ये अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, इनको बाकी देशों की यूएसए या यूएसएसआर की सहायता नहीं मिल पाती। दूसरा था न्यूट्रलिटी, तटस्थता। तो ये कंट्रीज़ जो थी, इसका मतलब न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट ना करना। ये भी अवधारणा को गलत साबित करती है। इन देशों ने युद्ध में हिस्सा लिया और कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में काफ़ी सहायता की। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें जो थी वो इस नैम के लिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए सही नहीं बैठती हैं। तो जो नैम है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इसमें क्या किया गया? इसमें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर शुरू किया गया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? एक नई तरह की अर्थव्यवस्था थी, जिसमें क्या था कि नैम कंट्रीज़ थी, ये जो गुट निरपेक्ष देश थे, इनको एक तरह से टैग कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए? कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अल्प विकसित देश हैं, इनको एक ये नाम दे दिया गया था LDCs का, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इनकी कुछ ज़रूरतें थीं। इनकी क्या ज़रूरतें थीं?
एक तो ये अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, आर्थिक विकास करना चाहते थे, और क्या करना चाहते थे, टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब अपने लोगों की गरीबी दूर करना चाहते थे। थर्ड था पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी ये चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि अभी गुलामी से निकले हैं दोबारा फिर से किसी देश के गुलाम हो जाएं। तो इन सब आइडिया के साथ क्या हुआ, ये इस चीज़ ने इनको एक आइडिया मिला किस चीज़ का, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था शुरू करने का। तो 1972 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको अंकटाड के नाम से जाना जाता है। अंकटाड इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास के बारे में थी। तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मीटिंग थी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अंकटाड थी जो, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट का टाइटल जो था, शीर्षक जो था, वो क्या था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट क्या था, इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें पेश की गई। किस चीज़ के बारे में, वैश्विक व्यापार प्रणाली के सुधार के बारे में। इसमें ग्लोबल जो ट्रेडिंग सिस्टम था उस समय चल रहा था पूरे दुनिया में, ट्रेडिंग व्यापार का सिस्टम जो चल रहा था उसके बारे में कुछ नई चीज़ें सुझाई गई। तो उसमें कौन सी वो नई चीज़ें थी, उसमें सबसे पहली बात ये रखी गई थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, LDCs के, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो उनके अपने प्राकृतिक संसाधन थे, अल्प विकसित देशों के पास अपने जो प्राकृतिक संसाधन थे, उसके ऊपर उनका कंट्रोल